न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम तीजू को देखते हैं जिसने उस एक अटैक को तो डॉज कर लिया था, लेकिन उसके ऊपर दोबारा से एक और अटैक होने वाला था और तीजू उस अटैक को डॉज करने के लिए अपने थंडर फ्रॉग को बाहर निकाल लेता है ताकि उस अटैक से वो बच सके। कुछ ही देर में वो पर्सन भी सामने आ गया था जो कि तीजू के ऊपर अटैक कर रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि रेड बटरफ्लाई थी। और जैसे ही वो तीजू के सामने आती है तो तीजू भी देखने लगा था कि ये तो रेड बटरफ्लाई है और रेड बटरफ्लाई उसे देखते हुए बोलती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। रेड बटरफ्लाई के तीजू से पूछने पर कि आखिर वो कौन है, तीजू उसे कुछ भी नहीं बताता और सिर्फ इतना बोला था कि वो रेड बटरफ्लाई को जानता है। इस पर रेड बटरफ्लाई को गुस्सा आ चुका था और वो तीजू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुकी थी। अब रेड बटरफ्लाई के अटैक करने पर तीजू खुद को एक फॉर्मेशन में फंसा हुआ महसूस करता है और वो समझ गया था कि ये रेड बटरफ्लाई की आर्टिस्टिक कंसेप्शन है। और लीगू जैसे ही तीजू को देखता है कि वो उसमें जम चुका है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था तीजू के लिए और सोचने लगता है कि अब क्या होगा। रेड बटरफ्लाई तीजू से कहने लगी थी कि अब यहाँ पर मेरे हाथों से तुम मरोगे और उसके बाद वो तीजू के ऊपर अटैक करने लगी थी। और दूसरी तरफ तीजू के हम ब्रेन का ही सीन देखते हैं जहाँ पर तीजू को ये बात महसूस हो रही थी कि वो अपनी मेमोरीज को महसूस नहीं कर पा रहा और इसके साथ ही अपने सामने वो लिंकॉन को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं जिससे वो समझ गया था कि उसकी मौत उसकी तरफ आ रही है। अब तीजू ऐसा अचानक से सोचने लगा था कि वो ऐसे अचानक से नहीं मर सकता है और ये कहते हुए उसने अपनी सारी पावर को यूज करते हुए नीचे जमीन के ऊपर पाँव मारा था जिसकी वजह से वो उस इल्यूजन से बाहर आ चुका था और रेड बटरफ्लाई की उस आर्टिस्टिक कंजम्पशन से भी। और फिर वो कहने लगा था कि वो हार नहीं मानेगा और ऐसे अपने इमोशंस को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। अब हम रेड बटरफ्लाई को देखते हैं जो कि अपना अटैक एक दफा जाया होता देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और तीजू के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए रेडी हो चुकी थी। और तीजू उसकी तरफ देखकर सोचने लगा था कि रेड बटरफ्लाई की ये आर्टिस्टिक कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि ओपोनेंट के इमोशंस तक को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है, मुझे इससे बचकर रहना होगा। अब तीजू ये डिसाइड करता है कि उसे स्नो डोमेन से भी बाहर निकलना होगा जिसके लिए वो ट्राई करने लगा था और वो रेड बटरफ्लाई से कहने लगा था कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि 100 साल के अंदर ही तुम सोल फॉर्मेशन के पीक पर पहुंच गई, जबकि एक इमोर्टल की लाइफ तो 100 साल ही होती है। तीजू रेड बटरफ्लाई से कहने लगा था कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा हैं, जिस पर रेड बटरफ्लाई तो सोचने लगी थी कि आखिर ये करना क्या चाहता है और दोबारा से तीजू के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तीजू उसके उस अटैक को डॉज करते हुए फिर से उससे बात करने लगा था और फिर से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। कहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं तो तुम्हारे कोई इमोर्टल या मोर्टल बहन भाई तो होंगे। और रेड बटरफ्लाई बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या कर रहा है, जबकि तीजू तो उसको बातों में लगाने की कोशिश कर रहा था। रेड बटरफ्लाई ने तीजू के ऊपर फिर से अटैक कर दिया था और कहती है कि मेरी आर्टिस्टिक कंजम्पशन तुमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए अपनी ये चालें चलना बंद करो। लेकिन दूसरी तरफ हम तीजू को देखते हैं जिसने अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए उन लेडर्स को वहीं पर ब्लॉक कर दिया था और उसके साथ ही हम उसकी लाइफ एंड डेथ की एनर्जी को भी देख रहे थे जो कि इंक्रीज कर रही थी। और जैसे ही रेड बटरफ्लाई ये देखती है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान रह गई थी कि आखिर ये हो क्या रहा है, अचानक से इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे करने लगी। अब तीजू फिर से रेड बटरफ्लाई के बारे में बात करने लगता है और ट्राई कर रहा था कि रेड बटरफ्लाई उसकी बातों में आ जाए। और तीजू कहने लगता है कि मेरे लिए किसी को भी रिकार्नेट करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी रिकार्नेट कर सकता हूँ। और उसके बाद एक इल्यूजन का यूज करते हुए उसने रेड बटरफ्लाई के पेरेंट्स को रेड बटरफ्लाई के पीछे समन कर दिया था। अब जैसे ही रेड बटरफ्लाई के पेरेंट्स उसे आवाज देते हैं तो अपने पेरेंट्स की आवाज सुनकर रेड बटरफ्लाई काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और हम देखते हैं कि उसकी वो स्नो डोमेन भी टूट चुकी थी और तीजू से आजाद हो चुका था। जिसके बाद तीजू ये बात करने लगा था कि उसने जब स्नो डोमेन के बारे में स्टडी किया था तो उसे ये बात पता चली थी कि स्नो डोमेन के जितने भी इमोर्टल्स हैं उनके अंदर इमोशंस नहीं थे, क्योंकि अगर वो अपने दिल में इमोशंस रखते तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते थे और अपनी टेक्निक्स को स्टेबल नहीं कर सकते थे। अपनी टेक्निक में से अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने दिल से सारे इमोशंस को खत्म कर दिया था। और तीजू ये बात समझ गया था कि अगर किसी को भी उसकी टेक्निक में वीक करना हो तो उसको इमोशंस को जगा दो। अब तीजू अपने प्लान में कामयाब हो चुका था और रेड बटरफ्लाई की उस डोमेन को उसने तोड़ दिया था और उससे आजाद भी हो चुका था। और तीजू जल्दी से अपने रेड फ्लैग को बाहर निकालते हुए और सोल ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए रेड बटरफ्लाई पर अटैक कर देता है। और जैसे ही वो रेड बटरफ्लाई पर अटैक करता है तो उसके बाद वो फौरन से वहां से भागने की कोशिश भी करने लगा था ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए।
अब रेड बटरफ्लाई सोचने लगती है कि आखिर इस पर्सन को मेरी इन टेक्निक्स के बारे में पता कैसे चल गया और आखिर इसने मुझे कैसे डॉज कर लिया। लेकिन मैं इसको भागने नहीं दूंगी, इसको मुझसे हारना होगा, ये जीत नहीं सकता। और ये सोचते हुए वो तीजू का पीछा करने लगी थी और अपने रास्ते में आने वाले सारे सोल ड्रैगन्स को भी वो मारती हुई आगे बढ़ रही थी। अब रेड बटरफ्लाई को अपने पीछे आता हुआ देखकर लीगो की तो वैसे ही डर के मारे हालत टाइट हो चुकी थी और वो तीजू से कहने लगता है कि जल्दी भागो वरना ये लड़की आकर हमें पकड़ लेगी और इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। और काफी देर तक तीजू आगे आगे भागता रहता है और रेड बटरफ्लाई भी उसका पीछा करते हुए उस पर अटैक करने लगी थी, लेकिन तीजू उसके अटैक को डॉज करते हुए आगे भाग ही रहा था। और लीगो की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, जब डर से वो रोने भी लगा था और कहता है कि तुम्हारे चक्कर में मैं भी आज मारा जाऊंगा। लेकिन थोड़ा आगे जाकर ही तीजू रुक चुका था और कहता है कि भागने से कुछ भी नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि मुझे भागना बंद करना चाहिए। अब तीजू अपनी सारी टेक्निक्स का यूज करते हुए वहां पर एक पाम अटैक बनाने लगा था और रेड बटरफ्लाई भी नीचे जमीन की तरफ देखने लगती है जहां पर पहले से ही पाम का एक निशान था और वो सोचने लगती है कि जब वो यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर पहले से किसी ने एक पाम अटैक किया था, तो क्या वो भी तीजू नहीं किया था। लेकिन अगर अभी इस वक्त वो एक पाम अटैक करेगा तो रेड बटरफ्लाई उसको डॉज नहीं कर पाएगी, वो क्या करे। अब हम देखते हैं कि तीजू ने उसके ऊपर पाम अटैक कर दिया था अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए। उस डिवाइन पाम अटैक की वजह से रेड बटरफ्लाई काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही वो पाम अटैक उसके नजदीक आने लगता है तो वो भी खुद को बचाने के लिए अपनी आइस पावर्स का यूज करने लगी थी और अपनी आइस पावर से अपने चारों तरफ उसने एक शील्ड बना ली थी। लेकिन वो ये बात जानती थी कि उस पाम अटैक के सामने वो आइस पावर बहुत ही ज्यादा कम है, अगर तीजू उस अटैक को नहीं रोकेगा तो यहीं पर वो मारी जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वो पाम अटैक आकर उसकी उस आइस शील्ड से टकराया था और तभी वो पाम अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। और उसको ऐसे डिस्ट्रॉय और गायब होता देखकर यहाँ पर रेड बटरफ्लाई तो शॉक ही रह गई थी, लेकिन उसको डिस्ट्रैक्ट करने में तीजू कामयाब हो चुका था। और तभी मौका देखते हुए जल्दी से अपने टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन करते हुए वो वहां से दूर भाग गया था। लेकिन रेड बटरफ्लाई को तो जैसे ही सारी बात समझ आती है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी कि इस पर्सन ने रेड बटरफ्लाई को बेवकूफ बना दिया, क्योंकि तीजू ने तो सिर्फ एक इल्यूजन का ही यूज किया था और उसी इल्यूजन की वजह से रेड बटरफ्लाई इतना ज्यादा घबरा गई थी। और रेड बटरफ्लाई सोचने लगती है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, लेकिन इसके पास टेलीपोर्टेशन एरे भी इमोर्टल वर्ल्ड का है, आखिर ये इसके पास कैसे आया, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब वो ये भी सोचने लगी थी कि इसके पास बहुत ही ज्यादा ट्रेयर्स भी हैं, ऐसा लगता है कि ये किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन वो ये तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि तीजू के पास स्टार्ट में कुछ भी नहीं था और वो बहुत ही ज्यादा पुअर था और यही रीजन थी उसकी इमोर्टैलिटी में आने की। अब हमारा सीन चेंज होता है, नेक्स्ट सीन में हम पोर्टल को देखते हैं जो कि एक अजीब सी जगह पर ही खुला था और तीजू वहां पर आ जाता है और उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, यानी कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। और वो सोचने लगता है कि उस टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन करने के लिए मुझे वक्त की जरूरत थी, जो कि मुझे रेड बटरफ्लाई तो बिल्कुल भी नहीं देती। इसीलिए मैंने अपने स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट की जिससे मैं उसका ध्यान भटका सकूं और अपनी उस टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन कर सकूं। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि रेड बटरफ्लाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद तीजू हीलिंग पिल को खाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगा था और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अपने सामने उसे लावा दिखाई देता है और इसके साथ ही केव्स भी दिखाई दिए थे और तीजू उस केव में एंटर करके अपनी स्पिरिचुअल पावर से अंदर का मंजर देखने लगा था। और लीगो भी उसे कहने लगता है कि ये सारी जगह तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, आखिर यहाँ पर क्या होगा। लीगो कहने लगा था कि यहाँ पर तो कोई भी ट्रिगर नहीं हो सकता है, लेकिन तीजू कहने लगा था कि लियो सेक्ट ने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे को बना रखा है, लेकिन हम अगर अंदर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है, तो यहीं पर रुककर हमें लियो सेक्ट के किसी भी वॉरियर का वेट करना होगा। इसके बाद हम तीजू को देखते हैं जो कि पहाड़ी की एक छुपने वाली जगह पर जाकर बैठ गया था जहां पर कोई भी उसको ना देख सके और फिर अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए खुद को हील भी करने लगा था, क्योंकि उसको फाइट में बहुत ज्यादा इंजरीज आई थी। 3 दिन बाद हम देखते हैं कि लियो सेक्ट के 2 वॉरियर्स वहां पर आ चुके थे और तीजू भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि पिछले 3 दिन से वो उनका ही तो वेट कर रहा था। अब उसमें से एक लड़का कहता है कि यहाँ पर क्या पहले सच में इमोर्टल बीस्ट का पैलेस हुआ करता था, और दूसरा लड़का उसको बताने लगा था कि मैंने सुना है कि यहाँ पर 16 इमोर्टल बीस्ट हुआ करते थे और ये पेंशन भी एक इमोर्टल बीस्ट का ही था। तभी हम पहले लड़के को देखते हैं जो कि कहने लगा था कि अगर यहाँ पर हमें कोई इमोर्टल सोल मिल गई तो हम क्या करेंगे, और दूसरा पर्सन उसे कहने लगा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और अगर ऐसा हो भी तो यहाँ पर इतने सालों से रहने के बाद वो काफी ज्यादा वीक हो गई होगी।
अब वो दोनों ही अपने इर्द गिर्द एक एक फॉर्मेशन को ओपन कर लेते हैं ताकि कोई भी चीज उनको हार्म ना कर सके, और फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगे थे और स्पेस क्रैक्स भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। उनको आगे बढ़ने में कोई भी मुश्किल नहीं आ रही थी और तीजू उनकी उस स्मगलिंग टेक्निक को देखकर कहने लगा था कि ये तो एक सीक्रेट टेक्निक है जिसका यूज करते हुए हम स्पेस क्रैक से बच सकते हैं और किसी भी इमोर्टल के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। अब हम उन दोनों लड़कों को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे थे और तीजू भी उनके पीछे पीछे ही बढ़ रहा था और उनका पीछा कर रहा था, लेकिन उन दोनों लड़कों को इसके बारे में नहीं पता था। और काफी ज्यादा ट्रेवल करने के बाद वो एक जगह जाकर रुकते हैं जहाँ पर एक स्टैचू मौजूद था और उसमें से बहुत ही ज्यादा ऑरा भी रिलीज हो रहा था, जिसको देखते हुए एक पर्सन अपने साथी को बताने लगा था कि यही वो एरिया है जहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स को बहुत ज्यादा एनर्जी मिली थी और यूनिकॉर्न बीस्ट भी यहीं पर ही रहा करता था। अब हम सीनियर ब्रदर को देखते हैं जो कि अपने जूनियर ब्रदर युनजी से कहने लगा था कि मैं आगे बढ़कर इस एनर्जी को कलेक्ट करने वाला हूं और तुम मुझे प्रोटेक्ट करना ताकि कोई भी मुझे हार्म ना कर सके। और हम युनजी को देखते हैं जिसने अपने सीनियर ब्रदर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी स्वर्ड्स को बाहर निकाल लिया था और फिर उसका सीनियर ब्रदर ऊपर की तरफ जाकर अपने एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है जिसके अंदर उस एनर्जी को वो अब्सॉर्ब करने लगा था। वो आर्टिफैक्ट बहुत ही तेजी से उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था और तीजू भी ये देखकर हैरान रह गया था कि ये आर्टिफैक्ट तो सच में कमाल का है। अब तीजू सोचने लगा था कि जब लास्ट टाइम उसने एंसेस्टर एनर्जी को अब्सॉर्ब करना था तो उसे काफी ज्यादा टाइम लगा था, लेकिन इस लड़के ने तो इतनी जल्दी ये सब कुछ कर लिया। और तभी हम उस सीनियर ब्रदर को देखते हैं जिसने उस सारी एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करते हुए उसे रिफाइन करके एक क्रिस्टल में कन्वर्ट कर लिया था और उसके बाद एक क्रिस्टल अपने पास रखते हुए एक अपने जूनियर ब्रदर युनजी को दे देता है और कहने लगा था कि हमारे सेक्ट के साथ वफादार रहने की वजह से तुम्हें ये रिवॉर्ड दिया गया है। अब युनजी अपने सीनियर ब्रदर से कहने लगा था कि क्या यह वही स्पिरिट वॉशिंग पोर्ट आर्टिफैक्ट है और इस पर युनजी बताने लगा था कि हाँ बिल्कुल ये वही है और इसे हमारे ही सेक्ट के एक एल्डर ने बनाया था और हमारे पूरे सेक्ट में इस तरह के सिर्फ 3 आर्टिफैक्ट ही मौजूद हैं। और इसके साथ ही सीनियर ब्रदर ये भी बताने लगा था कि ये बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेयर है और इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज करके टाइम को कम कर देता है जिससे हमारी एनर्जी भी कम कंज्यूम होती है और हम बहुत ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और हमें इतना ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। अब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे जब उन्हें एक आवाज सुनाई देती है तो वो देखने लगे थे कि क्या यहाँ पर और भी कोई मौजूद है और काफी ज्यादा ढूंढने पर उन्हें एक स्केलेटन नजर आता है जिसका सर चमक रहा था। और तभी वो सीनियर ब्रदर जुनजी से कहता है कि जाकर पता लगाओ कि ये एनर्जी आखिर क्या है। और इतने में हम तीजू को देखते हैं जो कि उनका पीछा करते हुए वहां तक भी आ चुका था और कहने लगता है कि मुझे ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लग रही है, लेकिन ऐसा क्यों। अब युनजी अपने सीनियर ब्रदर की बात सुनकर डरते हुए आगे बढ़ने लगा था और उसका सीनियर ब्रदर कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं मौजूद हूँ। युनजी डरते हुए आगे बढ़कर उस कल के पास पहुँचता है तो तभी सीनियर ब्रदर कहने लगा था कि इस हेड को पकड़कर मेरे पास ले आओ। और युनजी जैसे ही उस हेड को हाथ लगाता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो चुका था जिसके बाद हम उसी एनर्जी थ्रेड को देखते हैं जैसा एनर्जी थ्रेड तीजू ने अपने मॉस्किटो को खिलाया था और वो युनजी पर अटैक करने के लिए आने ही वाला था जब सीनियर ब्रदर एक अटैक से उसको युनजी से दूर फेंक देता है। तभी हम उस एनर्जी थ्रेड को देखते हैं जो कि वहां से दूर भागने लगा था और वो दोनों लड़के और तीजू तीनों ही उस थ्रेड का पीछा करने लगे थे। और युनजी अपने सीनियर ब्रदर से पूछने लगता है कि आखिर ये है क्या चीज और सीनियर ब्रदर उसको बताने लगता है कि मुझे लगता है कि ये इमोर्टल बीस्ट का फूड है। उनकी बातें सुनते हुए तीजू भी सोचने लगता है कि मेरे मॉस्किटो को इसीलिए ही ये एनर्जी थ्रेड इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था। और तभी वो सोचता है कि वो एनर्जी थ्रेड तो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जितना कि ये है, मुझे इसको कैद कर लेना चाहिए। और यही सोचते हुए वो आगे बढ़ने लगा था। अब वो दोनों ब्रदर्स भी ये सब ही सोच रहे थे, लेकिन युनजी कहता है कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अगर आप वक्त पर उस थ्रेड के ऊपर अटैक ना करते तो अब तक वो मुझे भी एक स्केलेटन में बदल चुका होता और मेरा भी वही हाल होता जो कि उस स्केलेटन का हो चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि वो सीनियर ब्रदर उसे कहने लगा था कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तीजू सोचने लगा था कि ये सीनियर ब्रदर कितना ज्यादा चालाक और डरपोक है, इसके अंदर खुद तो इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आगे बढ़ सके और अपने जूनियर ब्रदर को आगे बढ़ाते हुए उससे ही सारा काम करवा रहा था और उसकी जान को खतरे में डाल रहा था। तभी हम युनजी और उसके सीनियर ब्रदर को देखते हैं जो कि आगे बढ़ने लगे थे और उन्हें वहां पर एक और स्केलेटन मिलता है और उसके साथ ही सेलेस्टियल ट्रेयर भी, जिसे देखते हुए वो सीनियर ब्रदर काफी ज्यादा खुश हो गया था और कहता है कि फाइनली ये ट्रेयर मुझे मिल गया।
लेकिन इतनी ज्यादा खुशी में वो ये तो भूल ही गए थे कि वहां पर उस एनर्जी थ्रेड्स के बहुत ज्यादा एग्स भी मौजूद थे जो कि हैच हो जाते हैं और फिर वो सारे एनर्जी थ्रेड्स ही उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगे थे और अपनी स्वर्ड और टेक्निक्स का यूज करते हुए वो एनर्जी थ्रेड को खत्म करने की और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो कर ही रहे थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। अब सीनियर ब्रदर सोचने लगा था कि मैं यहाँ पर जितना मर्जी ट्राई कर लूँ लेकिन इन एनर्जी थ्रेड से मैं नहीं बच सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे युनजी की यहाँ पर कुर्बानी देनी होगी। और ये कहते हुए वो युनजी से कहता है कि जरा पीछे की तरफ देखो, और जैसे ही युनजी पीछे की तरफ देखता है तो सीनियर ब्रदर ने उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो युनजी के ऊपर अटैक करता युनजी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। और हमें यहाँ पर पता चला था कि युनजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो सीनियर ब्रदर से कहता है कि आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सीनियर ब्रदर तो यहाँ पर शॉक ही रह गया था और युनजी से कहता है कि तुम इस स्टेज पर कब पहुंचे, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कब हो गए और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब वो सीनियर ब्रदर कहता है कि मुझे तुम युनजी नहीं लग रहे हो, आखिर तुम कौन हो। लेकिन युनजी उसे कोई भी आंसर नहीं करता है कि वो युनजी है या फिर नहीं, और फिर वो मौका देखते हुए अपने सीनियर ब्रदर को ही उन सारी एनर्जी बॉम्ब्स की तरफ फेंक देता है और खुद बाहर की तरफ भागने लगा था। उनके जाने के बाद हम तीजू को देखते हैं जो कि नीचे जमीन पर आता है और कुछ ही देर में वो सारे एनर्जी बॉम्ब्स उसके ऊपर भी अटैक करने के लिए आ चुके थे, जिन्हें तीजू खड़ा होकर बस देखे ही जा रहा था।